नमस्कार। फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कूलाम के नियम को अच्छे से समझा था और हमने ये देखा था अगर दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाले बल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। आज हम कूलाम बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथनों की चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी उन पॉइंट से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम कूलाम बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथनों को। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। आप एक काम कीजिए, इन सभी स्टेटमेंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे स्टेटमेंट को एक एक करके डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आप इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकें। मैं इनको बोल के नहीं बताने वाला हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला जो हम लेने वाले हैं वो है हमारा कूलाम बल की दिशा जो है वो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसको हम डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। देखो आप, मैंने वही स्टेटमेंट वापस लिखा है। अब उस स्टेटमेंट को मैं कैसे आपको विजुअलाइज करवाता हूं उसको आप देखिएगा। यहां पर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो कूलाम बल की दिशा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो कूलाम बल है आपका बल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पिछले लेक्चर में उस बल के परिमाण को तो कैलकुलेट कर लिया था। आपको एक चीज पता है, देखो कि आपने इस तरह से फोर्स चार्ज लिए थे। एक लिया था क्यू, एक लिया था कैपिटल क्यू। ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज इस तरह से था, एक पॉइंट चार्ज इस तरह से, और ये इनके बीच की डिस्टेंस को आपने आर लिखा था। ये सिचुएशन आपने देखी थी और आपने ये कहा था कि इन दोनों के कारण या इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल था उसको आपने कैसे लिखा था, एफ ए क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से लिखा था। क्लियर है? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि बल चूंकि एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा क्या होगी। उसकी दिशा क्या होगी वो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है कि जो कूलाम बल की आपकी दिशा होती है वो दोनों आवेशों, ये जो दो आवेश है इनको जोड़ने वाली रेखा, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, रेखा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब हो गया एलोंग, लाइन एलोंग। अनुदिश का मतलब क्या हो गया कि इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो या तो इधर होगा या इधर होगा। यही डायरेक्शन क्या कहलाती है, दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश दिशा कहलाती है। तो अब इधर होगा या इधर होगा वो तो बहुत आसान सी बात है। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और जब प्रतिकर्षण होगा तो दिशा इधर हो जाएगी, और दोनों आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण होगा तो दिशा, लेकिन दिशा होगी क्या, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के एलोंग होगी, ये ध्यान रखें। और उस दिशा को हम आर कैप से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, आर कैप। आर कैप का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी आर है उसी के एलोंग आप एक यूनिट वेक्टर ले रहे हो। दिशा को दर्शाने का यही तरीका होता है, ये आप अच्छे से जानते भी। इधर आर कैप, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं तो इधर प्लस आर कैप हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होगी क्या, आर कैप। तो अब मैं इस पॉइंट का यूज करते हुए कूलाम बल है उसका सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, उसको आपको डिटेल में समझाता हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे कूलाम बल से संबंधित तो वहां पर आपको डायरेक्शन का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण। अगला टॉपिक मैंने लिखा है कूलाम बल का सदिश निरूपण या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, दूसरा पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q। ये जो सिचुएशन है आपकी वो इस तरह की है, वापस से देखिए आप, बीच की डिस्टेंस r है, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है उस बल की दिशा को मैंने क्या कह दिया, इस तरह से कह दिया कि ये बल इसके कारण इधर लग रहा है, ठीक है। और ये दिशा क्या है, आर कैप है। अब मुझे वेक्टर रूप में अगर बल को लिखना हो तो देखो, सबसे पहले अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब मैं वेक्टर लगूंगा तो मुझे यहाँ पर दिशा भी नोट करनी पड़ेगी, और मैं आपको बता ही चुका हूँ उसकी दिशा क्या है, आर कैप के अलोंग है। यहाँ पर मुझे सिंपल सा क्या लिखना है, आर कैप। तो ये आपके हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा और मॉडिफाई फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, आप एक चीज जानते हो कि जो वेक्टर आर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा, इस तरह से हम लिखते हैं। वेक्टर आर इजिकल टू आर, आर कैप। तो यहां से मेरे पास जो आर कैप है वो क्या आ गया, देखो आप, आर कैप आ गया मेरे पास वेक्टर आर अपॉन आर। इसका मैं अगर यह यूज करता हूं तो मेरे पास बल का मान क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ इजिकल टू के क्यू क्यू अपॉन, ये एक आर स्क्वायर पहले से है और ये एक आर और आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा R।
ये भी रिप्रेजेंटेशन है किसका? कूलाम के नियम का। ये आपको ध्यान रखना इस तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई 2 पॉइंट चार्ज लेंगे Q1 Q2। यहाँ पर तो मैंने कह दिया कि ये एक तरह से सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, इसके कारण इस पर बल लग रहा है, उसको आपने ऐसे लिख दिया। अब मान लीजिए कोई 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, दोनों में से आपको ये पता है कि कोई सा भी सोर्स चार्ज हो सकता है, कोई सा भी टेस्ट चार्ज हो सकता है। एक बार मैं Q1 को सोर्स चार्ज मानते हुए डिस्कस करूंगा और एक बार मैं Q2 को सोर्स चार्ज मानते हुए डिस्कस करूंगा, और दोनों केस में देखूंगा कि हम बल को वेक्टर रूप में किस प्रकार से लिख पाते हैं। यहाँ पर आप एक बार इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप इसको, ये मेरा एक प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये मेरे पास एक तरह से Q1 है, ये मेरे पास Q2 है। यहाँ लिख देते हैं Q1 Q2। ये जो डायरेक्शंस है, इस डायरेक्शन को मैं कहूँगा वेक्टर R1, इस डायरेक्शन को कहूँगा वेक्टर R2। ये आपका मूल बिंदु है। अब 2 केस डिस्कस करने वाला हूँ, कौन कौन से? नंबर 1, पहले मैं देखूंगा Q1 के कारण Q2 पर बल। ये पहला केस मैं डिस्कस करने वाला, यानी एक तरह से मेरा ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। तो Q1 के कारण Q2 पर बल देखना है। मेरी डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली। और इस डिस्टेंस को अगर मैं वेक्टर रूप में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 से 2 की तरफ चल रहा हूँ, ये हो जाएगी R 1 से 2। और समझ की दिशा इस तरह से लिखी जाती है, R 1 से 2 वेक्टर। अब मैं बल को लिखता हूं, देखो Q1 के कारण Q2 पर, तो F वेक्टर किस पर बल देख रहे हो? 2 पर। किसके कारण? 1 के कारण, तो 2 1। बल को इस तरह से लिखा जाता है, पहला अक्षर आता है जिस पर लग रहा है और दूसरा अक्षर होता है जिसके कारण। मान तो आप बिल्कुल जानते ही हो कि दोनों आवेशों का परिमाण लिख दीजिए Q1 Q2। बीच की डिस्टेंस कितनी है? R12 है वेक्टर रूप में। ये हो गई R12 का स्क्वायर और ये R12। ये आपके पास आ गया किसका मान? Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल का मान। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो आपने 2 1 लिखा या 1 2 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डायरेक्शन को दर्शाने का अपना एक तरीका है। ठीक है? बस एक बार आप समझ लेना कि किस तरह से लिखा जाता है। हमेशा बल लिखते वक्त पहले अक्षर आएगा जिस पर लग रहा है, बाद में जिसके कारण लग रहा है। और डायरेक्शन तो अपने आप आपको ध्यान रखना है कि कहां से कहां चल रहे हो। जहां से चल रहे हो पहले वो अक्षर आ जाएगा और जहां तक जा रहे हो बाद में वो अक्षर आ जाएगा। ये हो जाएगा R1। क्लियर? ये तो हमने देख लिया Q1 के कारण Q2 पर बल। मान लीजिए आपको Q2 के कारण Q1 पर बल देखना है, तो उसको मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। आप इसको एक बार यहाँ देख लीजिएगा, तो मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको सिचुएशन नंबर 2। नंबर 2 में क्या हो जाएगा, देखो आप, Q2 के कारण Q1 पर बल, ये आपको सिचुएशन डिस्कस कर। डायग्राम बना लेते हैं वापस एक बार। डायग्राम तो सेम वही रहने वाला है। ये आपका एक तरह से Q1 है, ये आपका एक तरह से Q2 है। ये हो गई देखो वेक्टर R1, ये हो गई वेक्टर R2, ये आपका Q2 है, ये भी Q1 है। अब आपको निकालना क्या है, देखो 2 के कारण 1 पर, तो निकालना है 1 पर, किसके कारण? 2 पर, तो F12 हो गया। डिस्टेंस आप 2 के कारण 1 है तो हम ऐसे चलेंगे 2 के कारण 1 पर, और इस दिशा को कैसे लिखेंगे? R21। बहुत आसान है, जैसा मैंने ये बताया वैसा का वैसा ही है। मान लिख दीजिए बस A Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। इस तरह से आप इसको, मैंने दोनों ही केस आपको डिस्कस करके बता दिए। तो ये था हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। सारांश रूप में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, कूलाम बल की जो दिशा होती है वो 2 बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब वो दूर की तरफ होगी या पास की तरफ होगी, वो डिपेंड करता है उन आवेशों की प्रकृति कैसी है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको आराम से जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमने देख लिया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। फिर हमने जब कूलाम बल के महत्वपूर्ण कथनों की चर्चा की थी, तो पहला कथन तो हमने समझ ही लिया था। दूसरा स्टेटमेंट था कि जो कूलाम बल होता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। वो कैसे, उसको हम देखते हैं।
यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम है क्या। आपको ये पता है तृतीय नियम क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी अगर मान लीजिए दो बिंदु हैं Q1 Q2, Q1 Q2 पर बल लगा रहा है और Q2 भी Q1 पर बल लगा रहा है, तो ये जो दोनों बल है, अगर मैं कहता हूं कि ये बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल जो है, उनके परिमाण समान होने चाहिए, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। तभी तो हम क्या कहेंगे? एक्शन की क्या हो रही है? रिएक्शन। आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करके बताना है? आपको ये प्रूफ करके बताना है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, तो दोनों के कारण एक दूसरे पर जो लगने वाला बल है, वो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होता है। पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक स्टेटमेंट को लिख देता हूँ और फिर मैं इसको डायग्राम से आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बोल के बताया है। क्या लिखा है देखो, दो आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाले बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, चाहे आवेश की प्रकृति कैसी हो। यही स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम से। अब मैं इसको डायग्राम से आपको पूरा बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या बेसिक। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर एक सिचुएशन लेता हूं। देखो, मेरे पास दो सिचुएशन में यहां डिस्कस करूं। पहली सिचुएशन तो मेरे पास क्या हो गई, ये मान लीजिए मेरे पास एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। ये लीजिए सिचुएशन मैंने बना दी, Q1 और दूसरी सिचुएशन भी मेरे पास क्या है, वो सिचुएशन है इस तरह की। ये आपके हो गया Q1 और Q, दोनों सेम है। अब डिफरेंस क्या है कि इस केस में मैं लिख रहा हूं एक लाइन यहां पर कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। यहां पर मैं लिख रहा हूं Q1 एंड Q2 लेस देन। तो सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझिए। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है कि जो दोनों आवेश हैं उनकी प्रकृति समान है। वो दोनों नेगेटिव प्रकृति यानी नकारात्मक प्रकृति के भी हो सकते हैं, ऋणात्मक आवेश वाले हो सकते हैं या धनात्मक आवेश वाले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे प्लस प्लस को मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों क्या आएंगे? हमेशा पॉजिटिव आएंगे और पॉजिटिव का मतलब हो गया वो ग्रेटर देन 0। तो पहला केस हमने क्या ले लिया कि दोनों समान प्रकृति के आवेश है। दूसरा केस हमने क्या देखा? Q1 Q2 लेस देन 0। लेस देन 0 तभी संभव है जब दोनों में से एक विपरीत प्रकृति का हो। एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और अगर पहला माइनस है तो दूसरा प्लस। यहां पर आपके हो गई विपरीत प्रकृति और यहां पर हो गई समान प्रकृति। यहां पर एक आप लिख भी लीजिए, इसका सिंपल सा क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। और अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनमें बल कौन सा लगेगा? उनमें बल लगेगा, आप लिख लीजिए, प्रतिकर्षण। ये भी आपको पता है। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि लेस देन 0 है, यहां पर हो जाएगा दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के। और विपरीत प्रकृति का है तो बल कैसा हो जाएगा? बल हो जाएगा आपका आकर्षण। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है। अब हमें ये बताना है, ये तो हमने देखो लास्ट में लाइन की ना, चाहे आवेश की प्रकृति कैसी हो। तो आवेश की प्रकृति हमने दोनों ही प्रकार की जो पॉसिबिलिटी उनको डिस्कस कर लिया कि चाहे दोनों में प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो, यानी दोनों समान प्रकृति को या विपरीत प्रकृति को। अब दोनों केस में हमें यह चेक करना है कि क्या दोनों आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाला जो बल है यानी F12 और F21 वो परिमाण में समान है या नहीं, और उन दोनों की दिशा विपरीत है या नहीं। अगर वो परिमाण में समान है और उनकी दिशा भी विपरीत है तो हम क्या कह देंगे कि ये जो बल है यानी जो कूलाम बल है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। तो देखो, परिमाण में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसके कारण इस पर देखोगे तब भी क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसके कारण इस पर देखोगे तब भी क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन ये वाली जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। तो परिमाण में कोई दिक्कत नहीं, आपको दिशा चेक करनी है कि दिशा विपरीत है या नहीं। चलो करते हैं दिशा चेक। इस केस में मैंने क्या कहा है? दोनों की प्रकृति समान है।
तो एक बार देखिए Q1 के कारण Q2 पर जो बल है, Q1 के कारण Q2 पर, तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। और Q2 के कारण Q1 पर बल क्या होगा? वो भी प्रतिकर्षण है, तो ये हो गया इस तरह से। तो मुझे बताइए दोनों की दिशा विपरीत है या नहीं? तो यही हमने कहा था, दोनों परंतु दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देता है कि दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। तो इसको आप इस तरह से यहाँ लिख भी सकते हो कि जो आपका F12 है, यानी 1 के कारण 2 पर, वो F21 के परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत। तो दिशा में विपरीत को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? माइनस से दर्शा दूंगा। इस पहले डायग्राम से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर रूप में। तो ये न्यूटन गति का तृतीय नियम यही कहता है। यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अब हम दूसरे केस में आते हैं। दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। तो पहले Q1 के कारण Q2 पर देखो, तो Q1 के कारण Q2 पर क्या होगा? आकर्षण। तो ये लीजिए, आकर्षण को मैंने इस तरह से दर्शा दिया। फिर 2 के कारण 1 पर, वहां पर भी आकर्षण है, तो आकर्षण मैंने इस तरह से दर्शा दिया। तो देखो यहां भी दिशा कैसी है? विपरीत है। चाहे देखो, चाहे ऐसे बात करूं चाहे ऐसे बात करूं, दोनों दिशाएं क्या है? विपरीत ही है। यहां पर भी क्लियर हो रहा है कि F12 जो है वो माइनस F21 के बराबर है। इस केस में मैं आराम से लिख सकता हूं F12 इक्वल टू माइनस F। देख लीजिए आप, चाहे आवेश की प्रकृति कुछ भी हो, हर स्थिति में एक दूसरे के कारण, यानी दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो परिमाण में समान आ रहा है और दिशा में विपरीत आ रहा है। इसको मैंने पूरा डिटेल में आपको लिख करके बता दिया। यहां से स्पष्ट हो रहा है कि कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तो देखिए इस लेक्चर में हमने 3 बातों को डिस्कस किया है। पहली बात तो हमने ये डिस्कस की है कि कूलॉम बल की जो दिशा होती है वो हमेशा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा जो है या डायरेक्शन है उसके अलोंग होती है, उसके अनुदिश होती है। फिर हमने कूलॉम बल का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देखा था। और लास्ट पॉइंट हमने ये देख लिया था कि कूलॉम का जो नियम होता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। इस लेक्चर में हम इतनी बातें डिस्कस करेंगे। अब जो रिमेनिंग कूलॉम बल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो हमने स्टेटमेंट लिखे थे खूब सारे, उनको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।